हेलो दोस्तों, आज के सेशन में हम लोग बातचीत करने वाले हैं बिहार विधानसभा का जो एग्ज़ाम होने वाला है। आप लोग ने फॉर्म भर चुके होंगे। तो बिहार विधानसभा में जहां से क्वेश्चन आता है भारत के इतिहास से, यानी कि हिस्ट्री वाले चैप्टर से जिस जिस टॉपिक से क्वेश्चन आता है और जो भी क्वेश्चन आने की संभावना बनती है, वैसे सभी एमसीक्यू करने वाले हैं। ठीक है, इसमें क्वेश्चन आंसर डिस्कशन सारा कुछ देखने वाले हैं। तो मैं अभी मौर्या सर आपका ये क्लास कंटिन्यू लेकर आ चुका हूँ आप लोग की डिमांड पे। तो आप लोग क्लास को लास्ट तक जरूर कीजिएगा और आप प्रूफ के तौर पे ये विश्वास कीजिए कि मैंने पिछले वाले एग्जाम में यही एमसीक्यू करवाया था, तो यहाँ से ढेर सारा क्वेश्चन देखने को मिला था। उम्मीद रखिए कि आपके एग्जाम में भी यहाँ से क्वेश्चन आने की संभावना है। और मैं आपको इतना विश्वास दिलाता हूँ, अगर आपने इस सेशन को कंटिन्यू करके मेरे से एंशिएंट और आप मिडिएवल हिस्ट्री पढ़ लीजिएगा, तो इससे ज़्यादा पढ़ने की आपको कहीं ज़रूरत नहीं पड़ेगी। यहीं से आपका A to Z क्वेश्चन बन जाएगा। तो चलिए इन्हीं के साथ क्लास को कंटिन्यू करते हैं। तो आज का जो पहला क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन कहता है हिस्टोरिका नामक पुस्तक के लेखक कौन है। देखिए, हिस्टोरिका नामक पुस्तक के जो लेखक है वो हेरोडोटस है। इसका राइट आंसर हेरोडोटस हो जाएगा। अगर बातचीत करेंगे हेरोडोटस का, तो हेरोडोटस को इतिहास का पिता भी कहा जाता है, यानी कि फादर ऑफ हिस्ट्री भी हेरोडोटस को ही कहा जाता है। इन्होंने हिस्टोरिका नामक एक पुस्तक लिखी थी और वहीं से जाके फिर इतिहास बन गया। बातचीत करेंगे दूसरा नंबर क्वेश्चन का, तो प्रागैतिहासिक काल की जानकारी हमें कहाँ से मिलती है। तो प्रागैतिहासिक काल की जानकारी हमें पुरातात्विक स्रोत से मिलती है। अगर हम पुरातात्विक स्रोत की बातचीत करेंगे, तो यहाँ पे पुरातात्विक स्रोत का उदाहरण जैसे अभिलेख हो गया, सिक्का हो गया, अस्थि पंजर हो गया, इनसे हमें जो है ना प्रागैतिहासिक काल की हमें जानकारी मिलती है। अब यहाँ पे देख लेते हैं पाषाण युग और साथ साथ मध्य पाषाण युग और नव पाषाण काल। यानी इसके अंतर्गत अगर हम पाषाण युग का, पाषाण का मतलब होता है पत्थर, और पत्थर के काल को देखते हैं और ये भी समझेंगे कि यहाँ से किस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है। देखिए, पूरा पाषाण युग, मानव की उत्पत्ति 10,000 ईसा पूर्व के कालखंड को पूरा पाषाण युग कहा जाता है। अगर हम बातचीत करेंगे क्वेश्चन क्या आता है, क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि आग की खोज किस काल में हुई थी। तो आग की खोज पूरा पाषाण काल में हुई थी। आपसे क्वेश्चन ये पूछा जाएगा कि पशुपालन का प्रारंभ, यानी पशुपालन कब प्रारंभ हुआ था, किस काल में प्रारंभ हुआ था। तो मध्य पाषाण काल में प्रारंभ हुआ था। और पशुपालन का जो साक्ष्य है हमें आदमगढ़ और बादोर से मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बातचीत करेंगे, नवपाषाण काल की बातचीत करेंगे। तो इस कालखंड में मानव कृषि करना प्रारंभ कर दिया गया था। अगर क्वेश्चन आएगा कृषि करना प्रारंभ मानव ने किस समय किया था, तो नवपाषाण काल में किया था। और इसी काल में पहिया का आविष्कार भी मानवों ने कर लिया था। अगर बातचीत करेंगे, इस समय मानव में अस्थायित्व गुण का विस्तार देखने को मिलता है। कहने का मतलब नवपाषाण काल में मानव ने एक जगह रहना शुरू कर दिया था और एक जगह रह कर के जो है ना अपना सारा कुछ जीवन यापन करना शुरू कर दिया था, कृषि करना शुरू कर दिया था। अगर बातचीत करेंगे क्या सर इस टॉपिक से और क्या क्वेश्चन आता है, तो क्वेश्चन ये आता है, यहाँ पे हमने एक जगह कर दिया। क्वेश्चन ये आता है कि बताइए कि मिट्टी का बर्तन हो गया या फिर गड्ढा घर हो गया, और गड्ढा घर और मिट्टी का बर्तन का अवशेष हमें कहाँ से देखने को मिलता है। और ऑप्शन में आपका बुर्ज होम रहेगा या तो ऑप्शन में गुफा करार रहेगा। इस टाइप का ऑप्शन रहेगा, तो आपको यहाँ पे टिक करना है। तो इसको हम एक जगह करके आपको पढ़ा रहे हैं, एक जगह करवा रहे हैं। हालांकि देखिए, आपको एमसीक्यू ही करवाएंगे इस सेशन के अंतर्गत, लेकिन जिस टॉपिक से क्वेश्चन आता है वो पूरे टॉपिक ही कंप्लीट करवा देंगे। तो यहाँ पे देखिए, मिट्टी का बर्तन और गड्ढा घर जो है बुर्ज होम यानी कि गुफा करार से लिया गया है। और ये कहाँ पे है, तो जम्मू कश्मीर। कहाँ पे है, जम्मू कश्मीर में। अगर बातचीत करेंगे बिहार से क्या मिला है, तो बिहार के जो है ना, बिहार के चिरान से जो है हिरन का सींग मिला है, यानी कि हड्डी का औजार देखने को मिला, जो कि सारण जिला में पड़ता है। और सारण यानी कि बिहार में पड़ता है। इस बात को याद रखिएगा, क्योंकि आप बिहार से संबंधित एग्जाम देने के लिए जा रहे हैं, तो ये क्वेश्चन पूछना थोड़ा सा उनके लिए ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। तो इसको आप लोग वीवीआई कर लीजिएगा। क्वेश्चन पूछेगा आपसे कि शंख का ढेर कहाँ से मिला है, तो पिकली हल से मिला। और पिकली हल कहाँ पे है, तो कर्नाटक में है। कुल्हाड़ी का अवशेष कहाँ से देखने को मिला, अतिरंपकम से, और ये तमिलनाडु में है। चावल का अवशेष कोल्डी हवा से, इसको भी आप लोग वीवीआई कर लीजिएगा। चावल का अवशेष कोल्डी हवा से देखने को मिला है, और ये कहाँ है, उत्तर प्रदेश में। कृषि का अवशेष मेहरगढ़ से देखने को मिला है, और ये बलूचिस्तान में अभी पड़ता है। फिलहाल बलूचिस्तान पाकिस्तान के बलूचिस्तान
स्थान में ये पड़ता है और ये भी काफ़ी ज़्यादा वीवीआई है। मुझे ऐसा लग रहा है कि इस दोनों में से एक क्वेश्चन अब की बार आप में पूछा जा सकता है। अगर देखिए यहाँ पे आप इस बात को समझिए, अगर क्वेश्चन रहेगा कि कृषि का अवशेष सबसे पहले कहाँ मिला है, ऑप्शन में मेहरगढ़ रहेगा तो मेहरगढ़ को टिक करना है, अगर लहोरा देव रहेगा तो लहोरा देव को टिक करना है। कहिए सर अगर दोनों रहा तो दोनों रहेगा तो लहोरा देव को टिक करना है और ये उत्तर प्रदेश में है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बातचीत करते हैं। देखिए ऐसा इसलिए हम बोले इस दोनों में क्योंकि सबसे पहले जो खोजा गया ना तो सबको लगा मेहरगढ़ में ही सबसे पहले कृषि का प्रमाण देखने को मिला है, लेकिन बाद में पता चला कि नहीं, लहोरा देव में जो है ना सबसे प्राचीनतम कृषि किया गया है, इसलिए अब जो है लहोरा देव जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। पूछे कांसा कहाँ से मिला तो दैमाबाद से। और देखिए एक साथ 3 मानव का कंकाल का प्रमाण कहाँ से मिला है तो दमदमा से मिला है और ये कहाँ पे है तो ये हरियाणा में है। तो हमने इस टॉपिक को कंप्लीट कर लिया है। अगर हम बातचीत करें प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत की तो देखिए साहित्यिक स्रोत में जाएंगे तो वेद को हमको पढ़ना होता है और वेदों की संख्या कुल 4 है, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। और हम आपको बता दें कि इस टॉपिक से 2024 में जो विधान परिषद का एग्जाम हुआ था वहाँ पे इस टॉपिक से एक क्वेश्चन देखने को मिला था, इसलिए मैंने इस टॉपिक को पूरे कवर ही करवा रहा हूँ आपको फ्री में यूट्यूब चैनल पे, ताकि यहाँ से 100% एक इस टॉपिक से विधानसभा में भी एक क्वेश्चन देखने को मिलेगा। हर एक बार यहाँ से इस टॉपिक से एक क्वेश्चन आता है, तो इसलिए इस टॉपिक को आप पूरे कवर कर लीजिए। चारों वेद के बारे में जान लेते हैं जो भी वीवीआई पॉइंट बनता है। अगर हम बातचीत करेंगे ऋग्वेद का तो देखिए वेद की रचना जो है ना वेद व्यास ने किया था और इसे 4 भागों में विभाजित किया है। यह भारत का सबसे प्राचीन और प्रमाणिक वेद है। अगर आपसे पूछेगा कि ऋग्वेद जो है, ऋग्वेद क्या भारत का सबसे प्राचीन और प्रमाणिक वेद है, इसमें टोटल 10 मंडल है, 1028 सूक्त है और 10,580 ऋचाएँ हैं। इसका पहला मंत्र अग्नि देवता को समर्पित है और इसका पहला मंत्र जो है अग्नि देवता को समर्पित है ही। अगर बातचीत करेंगे ऋग्वेद के तीसरे मंडल तो ऋग्वेद के तीसरे मंडल में गायत्री मंत्र का उल्लेख किया गया और यह मंत्र सूर्य देवता सावित्री को समर्पित है और इस मंत्र की रचना विश्वामित्र ने की है। इस पॉइंट को आप लोग वीवीआई कर लीजिएगा कि पूछा जाएगा कि गायत्री मंत्र का उल्लेख कहाँ पे है तो ऋग्वेद के तीसरे मंडल में है। और गायत्री मंत्र जो किसके लिए तो सूर्य देवता सावित्री के लिए है और इसकी रचना विश्वामित्र ने किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, पूछा जाएगा ऋग्वेद के 9वें मंडल में सोम देवता का उल्लेख है और सोम जो है वनस्पति का देवता है। ऋग्वेद का 10वां मंडल में पहली बार शूद्र का उल्लेख किया गया है और दूसरा से 7वां मंडल सबसे प्राचीन मंडल है, पहला से 10वां मंडल सबसे नया मंडल है। ऋग्वेद से संबंधित आपको इतना ही बात याद रखना है, यही काफ़ी है, यहीं से क्वेश्चन आपका बन जाएगा, एक भी क्वेश्चन नहीं छूटने वाला है। अगर किसी को ऐसा लग रहा है कि सर हमको जो है ना ये वाला PDF चाहिए जो आप पढ़ा रहे हैं, तो ये देखिए आपका पेड PDF है। ये क्या है, आपका पेड PDF है और हम आपको यहाँ पे आप लोगों के डिमांड पे मैं यहाँ पे फ्री में पढ़ा रहा हूँ। जिनको PDF चाहिए तो पूरे आपके यानी कि बिहार विधानसभा एग्जाम के लिए जो है GK और GS का MCQ तैयार किया हुआ है PDF, उसमें एकदम से चैप्टर वाइज क्वेश्चन दिया गया। जिनको चाहिए आप लोग इस नंबर पे पेमेंट कर दीजिएगा और व्हाट्सएप करके स्क्रीनशॉट कर दीजिएगा। कितना है 75 49 59 49 86 यानी कि 7549594986। इस पर आपको व्हाट्सएप मैसेज करना सर मुझे PDF चाहिए और उसके बाद जो है ना आप वहाँ पे कुछ आपको रुपया लगेगा, कुछ रुपया पेमेंट कीजिएगा, आपको PDF मिल जाएगा। वहाँ से आप बहुत ही कम समय में आप अच्छी तैयारी कर सकते हैं। जिनको बिलीव नहीं है आप इसी यूट्यूब चैनल पर जाइए और देख लीजिए कि पिछले बार कितना क्वेश्चन आया था हमारे PDF से। और हम बातचीत करें यजुर्वेद का तो देखिए इस वेद में यज्ञ समय यानी कि यज्ञ के समय होने वाले जो विधि विधान जो प्रक्रिया होती थी उसकी जानकारी मिलता है और यह एक ऐसा वेद है जो गद्य और पद्य दोनों में है। यजुर्वेद को 2 भागों में बांटा गया, एक कृष्ण यजुर्वेद और शुक्ल यजुर्वेद। अगर हम बातचीत करें सामवेद की तो देखिए सामवेद, इस वेद में टोटल 1875 मंत्र है और इस वेद को भारतीय संगीत का जनक माना जाता है। इसको पॉइंट को याद रखिएगा कि पूछा जाएगा भारतीय संगीत का जनक किसे माना जाता है तो सामवेद को कहा जाता है। अथर्ववेद की अगर बातचीत करेंगे तो इस वेद की रचना अथर्वा और अंग्रेज ऋषि ने किया। यह सबसे आधुनिकतम या नया वेद है। इस वेद में देखिए रोग निवारण, जादू टोना, तंत्र मंत्र, ज्ञान विज्ञान इत्यादि की चर्चा
किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बातचीत करेंगे तो यहाँ पे देखिए हमने चारों वेद का जो है ना ये लिख दिया कि किस वेद पे कौन सा उपवेद लिखा गया, कौन सा ब्राह्मण ग्रंथ लिखा गया और उसके पाठकर्ता को क्या कहते हैं। जैसे ऋग्वेद पे कौन सा उपवेद लिखा गया तो आयुर्वेद, और इसके ब्राह्मण ग्रंथ कौन सा ऐत्रेय और कौशिकी है। पूछेगा ऋग्वेद के पाठकर्ता को होत्री कहते हैं। यजुर्वेद के पे कौन सा उपवेद लिखा गया धनुर्वेद। पूछेगा ब्राह्मण ग्रंथ कौन सा सतीपत और तैत्तिरीय। पूछेगा पाठकर्ता क्या बोलते हैं अर्धवर्यु बोलते हैं। पूछेगा सामवेद पे कौन सा उपवेद लिखा गया गंधर्ववेद। पूछेगा सामवेद पे कौन सा ब्राह्मण ग्रंथ है पंचविश और षड्विश। पूछेगा सामवेद के पाठकर्ता क्या बोलते हैं तो उद्गाता बोलते हैं। अथर्ववेद पे उपवेद शिल्पवेद, ब्राह्मण ग्रंथ गोपद लिखा गया है और पाठकर्ता को ब्रह्मा बोलते हैं। ये सारे पॉइंट को आप लोग को याद कर लेना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उपनिषद से संबंधित क्वेश्चन आता है। तो उपनिषद जो है ना दर्शन पर आधारित एक पुस्तक है, जिस कारण इसे वेदांत दर्शन भी कहा जाता है। टोटल भाषित करेंगे उपनिषद की संख्या 108 है। भारत का जो राष्ट्रीय वाक्य है सत्यमेव जयते, ये मुंडको उपनिषद से लिया गया। ये भी पॉइंट वीवीआई है, आप नोट डाउन कर लीजिए कि ये पूछने की संभावना बन जाती है कि भारत का राष्ट्रीय वाक्य सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है तो मुंडको उपनिषद से लिया गया है। पूछे वैदिक काल में मानव के जीवन को 4 आश्रम में बांटा गया, इसकी जानकारी कहाँ से मिलती है तो ज्वालोपनिषद से मिलती है। पूछे यम नचिकेता संवाद कहाँ से मिलती है कठोपनिषद से लिया गया है। और सत्यम शिवम सुंदरम कहाँ से लिया गया है तो श्वेता स्वरूपनिषद से लिया गया है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं पुराण के बारे में, क्योंकि पुराण से भी काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन देखने को मिलता है। पूछेगा पुराण की टोटल संख्या कितनी है, कुल संख्या 18 है। इसकी रचना गुप्त काल में लोमहर्ष और उग्रश्रवा के द्वारा किया गया है। सबसे प्राचीन और प्रमाणिक पुराण कौन सा है तो मत्स्य पुराण है, जो हमें सातवाहन वंश के विषय में जानकारी देता है। वहीं बातचीत करेंगे विष्णु पुराण जो है वो मौर्य वंश और वायु पुराण जो है गुप्त वंश के बारे में हमें जानकारी देता है। तो पुराण से संबंधित इतना क्वेश्चन बन रहा था, मैंने सब करवा दिया। देखिए जो भी वीवीआई A to Z करवा रहा हूँ, इसी तरीके से मैं विधान परिषद वाला को ही करवाया था, सेट करवाया था और वहाँ से क्वेश्चन आया था तो प्रूफ भी दिखाया था। और मैं आपको भी बोल रहा कि आप लोग का क्लास करवा रहे हैं, आप लोग देखिए बढ़िया तरीके से और प्रूफ के साथ भी दिखाएंगे कि देखिए यहाँ से क्वेश्चन आया है। चलिए यहाँ पे देखिए कुछ अभिलेख है और कुछ प्रमुख अभिलेख जो है वो अभिलेख किस शासक से संबंधित है जो कि एंशिएंट हिस्ट्री के तहत आता है। हमने यहाँ एक जगह कर दिया है, यहाँ से क्वेश्चन देखने को मिलता है। जैसे जूनागढ़ या गिरनार अभिलेख, ये कौन सा शासक से संबंधित है तो रुद्रदामन से। कौन सा रुद्रदामन। नासिक अभिलेख की बातचीत करेंगे तो गौतमीपुत्र सातकर्णी। मंदसौर यशोधर्मन। प्रयाग प्रशासन की बातचीत करेंगे तो समुद्रगुप्त से संबंधित है। और एहोल अभिलेख जो है वो पुलकेशिन द्वितीय से संबंधित है। हाथी गुम्फा अभिलेख जो है वो कलिंग नरेश खारवेल से संबंधित है। अगर हम बातचीत करेंगे सिक्का के बारे में, देखिए पूरे हम एंशिएंट हिस्ट्री का यहाँ सिक्का बता रहे हैं, ताकि एक जगह सिक्का करवा रहे हैं कॉइन के बारे में, ताकि यहाँ से क्वेश्चन आए तो छूटना ना चाहिए। अगर हम बात करें भारत के सबसे प्राचीनतम सिक्का को क्या कहा जाता था तो आहत सिक्का कहा जाता है। सर्वाधिक सोने का सिक्का जो है गुप्त शासकों ने जारी किया था। देखिए ये दोनों में अंतर है, ये दोनों लाइन में बहुत सा अंतर है। कथागढ़ सर्वाधिक सोने का सिक्का मतलब सबसे ज़्यादा सोने का सिक्का किस शासकों ने जारी किया तो गुप्त शासकों ने। लेकिन अगर यही क्वेश्चन ये पूछ दिया कि सबसे शुद्धतम सोने का सिक्का किसने जारी किया तो कुषाण शासकों ने जारी किया। मतलब सबसे ज़्यादा सोना किसने जारी किया तो गुप्त शासक ने। और सबसे शुद्ध सोना, मिलावटी नहीं, सबसे शुद्ध सोना किसने जारी किया तो कुषाण शासकों ने। भारत में देखिए सातवाहन काल में सीसा के सिक्का का प्रचलन देखने को मिलता है। सर्वप्रथम लेख युक्त और चित्रयुक्त सोने का सिक्का हिंद यवन शासकों ने जारी किया था। मूर्ति निर्माण कला का जन्म जो है कुषाण काल में हुआ था। और मंदिर निर्माण कला का जन्म पूछेगा तो गुप्त काल में हुआ था। अगर बातचीत करेंगे नदी का उल्लेख, देखिए यही क्वेश्चन बिहार विधान परिषद में अब की बार 2024 में जो एग्जाम हुआ था उसमें पूछा गया था। क्या पूछा गया था, पूछा गया था कि बताइए ऋग्वेद में जो है ना सबसे अधिक बार किस नदी का उल्लेख किया गया है तो सिंधु नदी का वर्णन किया गया है। और मैंने ये पहले भी पढ़ा रखा था, आप जाके देखिए प्रूफ के तौर पे कि मेरे पीडीएफ में ये क्वेश्चन था और आया था। इसलिए आपको A to Z पॉइंट याद रखना, जो भी पॉइंट इसमें से आपको छांटना नहीं है एक भी पॉइंट को, क्योंकि मैंने खुद छांट करके सिर्फ MCQ लेके यहाँ पे आया हूँ। तो ऋग्वेद में देखिए टोटल बातचीत करेंगे टोटल 25 नदियों का उल्लेख किया गया। देखिए ऋग्वेद को जो है ना पूर्व वैदिक वेद भी बोलते हैं, पूर्व वैदिक वेद भी बोलते हैं। पूर्व का मतलब पहले होता है, यानी कि ऋग्वेद पहले वाला होता है। एक है उत्तर वैदिक काल, समझे, तो उत्तर वैदिक का मतलब होता है बाद वाला।
तो ऋग्वेद पूछा जा रहा है, तो ऋग्वेद में टोटल 25 नदियों का उल्लेख है। इसमें सबसे अधिक बार सिंधु नदी का वर्णन है। अगर बातचीत करेंगे ऋग्वेद में गंगा की चर्चा कितनी बार है, तो 1 बार गंगा की चर्चा है और यमुना नदी की चर्चा 3 बार किया गया है। ऋग्वेद का मूल लिपि क्या है, तो ब्राह्मी है। और इस लिपि को पढ़ने में सबसे पहले सफलता किसने प्रदान किया, जेम्स प्रिंसेप ने। किसने, जेम्स प्रिंसेप ने सबसे पहले ब्राह्मी लिपि को पढ़ा था। और ये कैसे पढ़ा था, तो अशोक का अभिलेख था, अशोक के अभिलेख पर ब्राह्मी लिपि में लिखा गया था और उसको सबसे पहले किसने पढ़ा था, जेम्स प्रिंसेप ने पढ़ा था। ब्राह्मी लिपि का ही आधुनिक रूप जो है देवनागरी लिपि है। अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाएगा कि बताइए ब्राह्मी लिपि कैसे लिखी जाती है, तो बाईं से दाईं ओर लिखी जाती है। या फिर देवनागरी लिपि के बारे में पूछा जाए तो देवनागरी लिपि भी बाईं से दाईं ओर लिखी जाती है। लेकिन वहीं पे अगर आपसे खरोष्टी लिपि के बारे में पूछ देगा तो खरोष्टी लिपि जो है वो दाईं से बाईं ओर लिखी जाती है, यानी कि राइट से लेके लेफ्ट की ओर लिखी जाती है खरोष्टी लिपि। तो इस बात को भी आप याद रख लीजिएगा। अगर हम बातचीत करते हैं कुछ ऋग्वेद के समय जो कुछ नदी थे, उसका नदी का जो है आधुनिक नाम तो ये है, लेकिन उस समय उसका क्या नाम था, यानी कि उस नदी का प्राचीन नाम क्या था, इसको याद रखना है। यहाँ से क्वेश्चन पूछता है। जिससे रावी नदी का पूछेगा प्राचीन नाम क्या है, तो रावी नदी का प्राचीन नाम परोशनी है। पूछेगा व्यास नदी का प्राचीन नाम विपाशा है। सतलज नदी का प्राचीन नाम शतुद्री है। झेलम का वितास्ता है। चिनाब का आस्किनी है। पूछे इंडस नदी का प्राचीन नाम क्या है, सिंधु है। इसमें सबसे ज़्यादा पूछा जाता है झेलम के बारे में कि झेलम नदी का प्राचीन नाम क्या है, तो वितास्ता है। व्यास नदी का क्या नाम है, विपाशा है। रावी का परोशनी है। हालांकि ये अपने आप में सब महत्वपूर्ण है, सबको याद कर लीजिएगा तो बेहतर होगा। तो आज देखिए हमने जो है ना आपको सब्जेक्टिव फॉर्म में यहाँ पे आज की क्लास में करवा दिए हैं। बाद में कि इससे आगे देखिए उसी का ऑब्जेक्टिव फॉर्म है कि किस काल पत्थर के औजार सबसे पहले पाए गए थे, पूरा पाषाण काल। आग की खोज किस काल में हुई थी, पूरा पाषाण काल में। पूछा पशुपालन मध्य पाषाण काल में प्रारंभ हुआ था। पहिए का आविष्कार और मानव कृषि करना प्रारंभ कब किया था, नव पाषाण काल में किया था। पूछा जाए कृषि के सबसे प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए, मेहरगढ़ से। और ये क्वेश्चन बीपीएससी ने 2 बार पूछ रखा है। पूछे मेहरगढ़ पाकिस्तान के बलूचिस्तान में है और मेहरगढ़ से पशुपालन और कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। ठीक है। और यहाँ पे अगर बातचीत करेंगे, पूछेगा मानव द्वारा उपयोग में लाई गई पहली फसल कौन सी थी, तो गेहूँ थी। पीलीबंगा नामक भारतीय पुरातत्व स्थल कहाँ पे है, तो राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में स्थित है। कहाँ पे, राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में। मुझे बिहार की किस जगह से हड्डी के औजार मिले हैं, चिरांद से। और चिरांद बिहार के सारण में स्थित है। यहाँ से हिरण के सींग के हड्डी के औजार मिले हैं। पूछे मानव द्वारा प्रयोग में लाई गई पहली धातु कौन सी थी, तांबा था। अच्छा, अगर आपसे ये पूछा जाएगा जो मानव जो है लोहा से परिचित था क्या ऋग्वेद के समय में, नहीं, लोहा से परिचित नहीं था। लोहा से परिचित मानव कब हुआ, 1000 ईसा पूर्व में जाकर हुआ लोहा से परिचित। और ये उत्तर प्रदेश से देखा गया, तब तक लोहा से कोई परिचित नहीं था। पूछेगा भीमबेटका किसके लिए प्रसिद्ध है, तो गुफा शैल चित्र के लिए। और भीमबेटका पूरा पाषाण काल का एक प्रसिद्ध स्थल है जिसका खोज 1957-58 में विष्णु श्री धरवाकनकर ने किया था। इनमें कुल 475 चित्रित गुफाएं हैं। भीमबेटका की बात करें तो भारत के मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है। और भीमबेटका गुफा को यूनेस्को ने विश्व धरोहर स्थल में 2003 में शामिल घोषित किया है। और हम आपको ये बात चैलेंज के साथ कह रहे हैं कि ये वाला क्वेश्चन और जितना भी हम आपको यहाँ पे लेन बताए भीमबेटका से संबंधित, यहाँ से एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने को मिल जाएगा। अगर बातचीत करेंगे डेक्रोन के कानून किस सभ्यता से संबंधित है, ग्रीस यानी कि यूनान के सभ्यता से संबंधित है। यहाँ से आपका एक न्यू चैप्टर शुरू हो जाता है, वो हो जाता है सिंधु सभ्यता यानी कि हड़प्पा सभ्यता के बारे में हम लोग यहाँ से आगे पढ़ने वाले हैं। तो आज के सेशन में हम यहीं तक रहने देते हैं। नेक्स्ट जो है वो आपकी कल आएगी क्लास, डेली एक क्लास आएगी और इस तरीके से पूरे के पूरे सिलेबस को कवर करवाया जाएगा इस चैनल के माध्यम से। तो इस चैनल को आप लोग क्या कीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए। और सही मायने में अगर अच्छा लगा हो तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दें। और वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक जरूर कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।